तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। सिंचाई की किफायती तकनीकों को अपनाकर लें अधिक पैदावार। बेल वाली सब्जियों की खेती करके लें अधिक उपज। आज अपने राज्य में पानी की कमी के चलते किसानों का रुझान सिंचाई की किफायती तकनीकियों की तरफ बढ़ रहा है। और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि राज्य में पानी की बड़ी विकराल समस्या हो चुकी है। आज हम आपको गांव बलेखण जिला जयपुर के ऐसे ही किसान राम सिंह शेखावत से मिलवाने वाले हैं जो पानी की कमी के चलते सिंचाई की किफायती तकनीकों को अपना रहे हैं। तो ये किसान सिंचाई की कौन कौन सी प्रणालियों को अपना रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। लगातार पानी की कमी से जो है हमारा ये एरिया जूझ रहा था। इस पानी की समस्या का जो निराकरण है, हमने ये मिनी फुहारा और ड्रिप वगैरह और फुहारे से की है। दिन प्रतिदिन हो रही पानी की कमी के चलते ये किसान सिंचाई की किफायती तकनीकियों जैसे फवारा, मिनी फवारा और ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं, जिससे इन प्रणालियों से कम पानी में अधिक एरिया में सिंचाई हो जाती है और इन सिंचाई प्रणालियों को अपनाने से इनको बेहद फायदा हो रहा है। सबसे पहले फवारा सिस्टम खरीदा और फवारा सिस्टम खरीदकर देखा तो उससे हमें पानी की बचत हुई और जो फसल है उसके अंदर भी जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ। फव्वारे भी लगाते हैं और फव्वारे के अंदर जो है उसमें भी जो है एक बार लाइन बदलने के बाद में बिजली चला दी जाती है और उसके बाद में आराम से सिंचाई हो जाती है। और इनमें क्यारियों वगैरह का वो जो लेबर वगैरह होती है उसकी बचत हो जाती है, जिससे कि हम अपने मतलब और दूसरे कामों में जो है जैसे पशुपालन वगैरह में ध्यान दे पाते हैं और उससे अतिरिक्त आमदनी कर पाते हैं। और पानी की कमी से जूझ रहे थे, फव्वारा से भी काफ़ी पानी ख़राब हो जाता था, इनको कई बार हमें बदलना पड़ता था। तो इसको देखते हुए हमने जो है मिनी फव्वारा खरीदे और मिनी फव्वारे में जो है एक बार लगाने के बाद जब तक फसल को कटाई नहीं हो जाती है उस समय तक जो है उसे हटाना नहीं पड़ता है और इससे हमको जो है काफ़ी जो लेबर है उसकी बचत होती है। इसके अलावा जो मिनी फव्वारे हमने लिए हैं उन पे भी जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है और उससे जो है कम जो खर्च में ही हमारे वो सिस्टम पड़ता है। इसके अलावा मिनी फव्वारा जो है उसकी जो सिंचाई है वो बारिश की तरह होती है, जिससे कि उसके आसपास का जो एरिया है और जो ज़मीन है वो मतलब ज़्यादा पोली रहती है और कठोर नहीं होती है। जड़ों को आसानी से जो ऑक्सीजन मिल जाती है और कई तरह की घुलनशील गैसें होती है वो भी ज़मीन के अंदर जाकर उस फसल को अच्छा पोषण देती है। और इसके अलावा जो है कई बार हमें
अगर ज़्यादा क्षेत्र में जो सिंचाई करनी होती है तो वालों को जो है बार बार बदल के एरिया को है बहुत लंबे एरिया को जो है सिंचाई कर सकते हैं। ये किसान विभिन्न फसलों में फव्वारे और मिनी फव्वारे से सिंचाई करते हैं और सब्जियों में ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं। ऐसा करने से इन्हें पानी की बचत के साथ साथ समय और श्रम की भी बचत हो रही है। कम पानी के लिए हमने जो है ड्रिप सिस्टम भी खरीदा और ड्रिप सिस्टम से ये फ़ायदा हुआ हमें कि उससे पानी की जो बचत है वो लगभग 80 से 85% तक हो रही है और उससे जो है जो फसलों के अंदर जो खरपतवार वगैरह की है वो समस्या भी कम रहती है क्योंकि उसमें मल्चिंग वगैरह लगा दी जाती है और बेडें बनाई जाती है जिससे कि ज़मीन जो है वो काफ़ी उसमें हौसली रहती है जिससे कि उनकी जड़ें आसानी से फैल सके और उत्पादन अच्छा मिल सके। इसके अलावा उसी जो ड्रिप सिस्टम है उसके थ्रू जो है हम अपनी जो दवाइयाँ वगैरह है इसको भी आराम से दे सकते हैं और उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप भी इस किसान की तरह सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बेहद लाभकारी साबित होगा और इन सिंचाई सिस्टम्स को लगाने के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है जिसका लाभ लेकर आप इन सिंचाई सिस्टम्स को लगा सकते हैं और कम पानी में फसलों से अधिक पैदावार ले सकते हैं। उनकी जड़ें आसानी से फैल सके और उत्पादन अच्छा मिल सके। लगातार इस पानी की समस्या का जो निराकरण है हमने मिनी फुहारा और ड्रिप वगैरह और फुहारे से की है और इससे ये फ़ायदा हमें हुआ है कि काफ़ी लंबे एरिया के अंदर जो है हम खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। के परिजन ले सकेंगे। महामारी के दौरान होने वाले रोगों के इलाज को इसमें शामिल किया गया है। इलाज का भुगतान नहीं होने पर भी अस्पताल डेड बॉडी को रोक नहीं सकेंगे। किसी मरीज को गंभीर स्थिति में दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। सबका ध्येय होना चाहिए पब्लिक की सेवा कैसे करें। हम आज मीडिया वाले वो क्या करते हैं, उनका भी यही होता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी बात रखें या लिखें या दिखाएं। राजनीति में कार्यकर्ता क्या करता है कि हम पब्लिक के लिए कुछ काम करें, इसलिए आते हैं। डॉक्टर्स या कोई भी सर्विस में आते हैं तो सरकारें कितने और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं और जैसा कि अभी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई चल रही है, ऐसे में जो किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से करें कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत तकनीक से खेती ताकि आपको अधिक उपज मिल सके, तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता। जैसा कि आप जानते हो, आप जो जायद ऋतु में बोई जाने वाली सब्जी की फसलों की बुआई की तैयारी हम लोग शुरू कर देते हैं और सब्जी की फसलों में मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय सब्जियां आती है, जिसके अतिरिक्त हम लोग ककड़ी,
टिंडा, खीरा, तरबूज, खरबूज, तोरई, लौकी इत्यादि सब्जियों की हम लोग बुआई करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी कद्दू वर्गीय सब्जी का चुनाव करना है उसके उचित किस्म के बीज हम प्राप्त करें। जैसा कि अगर हम लोग खीरे की खेती करने जा रहे हैं तो पूसा की बहुत ही अच्छी वैरायटी है, पूसा संयोग, पूसा पार्थिनोकार्पिक। इसके अलावा अगर लौकी की खेती करने जा रहे हैं तो पूसा नवीन बहुत अच्छी वैरायटी है जिसको हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार तुरई में पूसा नसदार है, सुप्रिया है, ये तुरई की बहुत अच्छी किस्में हैं। टिंडा में अर्का टिंडा है, लुधियाना टिंडा है, उन किस्मों को अपन उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार से खरबूजे में हरा मधु है और तरबूज में भी अर्का मनिक है और भी वैरायटियाँ आती है जिनको हम लोग काम में ले सकते हैं। ये हमारे क्षेत्र के जो राज्य स्तरीय संस्थान है, ये राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा विकसित किस्मों को हम जितना अच्छा काम में लेंगे उतनी ही हमारी पैदावार अच्छी होगी। इसके बाद में हमें जो खेत की तैयारी करनी होती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। कद्दू की अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। उर्वरक व खाद की मात्रा का निर्धारण करना होता है। तो किसान भाइयों, हमें कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती के लिए 15 से 20 टन गोबर का खाद प्रति हेक्टेयर कद्दू वर्गीय सब्जी के लिए चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें 80 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास 1 हेक्टेयर में सामान्यतः चाहिए। नत्रजन का प्रयोग हम 3 बार करते हैं, 1/3 बुआई से पूर्व और 2/3 2 बराबर की मात्रा में बुआई के पश्चात फसल के पकने तक उसको काम में लेते हैं। जबकि पोटास और फास्फोरस को हम बीज बुआई से पहले ही डाल देते हैं। अब आती है बात बीज की मात्रा की। तो बीज की मात्रा में हम, अगर आपको ककड़ी की बुआई करनी है 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, खरबूजा 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, तरबूज है, तोरई है, कद्दू है, इनका 4 से 4.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, टिंडा भी हम 4 से 4.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की मात्रा से उपयोग लेते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। इसके अतिरिक्त हम लोग खरपतवार प्रबंधन और कीट व रोग का प्रबंधन समय समय पर करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप संपूर्ण बुआई को पूर्ण रूप से तरीके से करोगे तो किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र में इनकी न केवल अच्छी उपज प्राप्त करोगे, अपियुक्त ही अच्छी गुणवत्ता वाली फसल को भी प्राप्त कर सकते हो। और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी देती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। जो है
लाखों रुपए खर्च करती है। भाई ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इनके माध्यम से पब्लिक की सेवा होगी। बता दें कि राइट टू हेल्थ को निजी अस्पताल के डॉक्टर राइट टू किल बता रहे हैं। निजी चिकित्सकों का कहना है कि इसके अमल में आने के बाद अस्पतालों का संचालन बहुत कठिन हो जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल का मकसद केवल वोटर को लुभाना है। इस बिल के तहत आपात स्थिति में निजी अस्पतालों को भी फ्री इलाज करना है। गंभीर बीमारी में मरीज को रेफर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी, लेकिन एम्बुलेंस का खर्च कौन वहन करेगा, यह क्लियर नहीं किया गया है। दुर्घटना में घायल होने पर मरीजों को ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसे मरीजों का सभी निजी अस्पतालों में तो इलाज भी संभव नहीं है। इस बिल को पिछले विधानसभा सत्र में ही पेश किया गया था, लेकिन विरोध के कारण इसे टाल दिया गया था। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आरटीएच बिल को जनहित के लिए अहम कदम करार दिया है और आंदोलनकारी डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की है। कानून बन गया तो सबको मानना पड़ेगा, कानून की कोई अवहेलना नहीं कर सकती, इसलिए कानून। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान मध्यम बादल छाए रहने के साथ साथ दिनांक 23, 24, 25 को हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25.3 से 28.0 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 13.6 से 16.2 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की से मध्यम गति की हवाएं 12 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्व दिशा से चलने की संभावना है। वहीं अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 73 से 80% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 21 से 29% रहने का अनुमान है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यदि गेहूं की फसल में पत्तियों पर पीले हल्दिया रंग का पाउडर धारियों के रूप में दिखाई दे तो इसकी नियंत्रण हेतु प्रोपिकोनोजोल या टेबुकोनोजोल 25.9 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आगामी दिनों में संभावित बारिश के मौसम को देखते हुए सभी किसान भाई अपनी फसलों में सिंचाई व स्प्रे कार्य न करें और कटाई की गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। जायद मूंग की बुआई के लिए किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से बीज का संग्रह करें। सिफारिश किस्म SML 668 के लिए बीज की मात्रा 5 से 6 किलो प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें तथा कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखें। गन्ने की बिजाई का अंतिम समय चल रहा है, अतः किसान भाई गन्ने की बिजाई के लिए अच्छे किस्म के बीजू गन्ने जैसे CO 0509 करण 10, CO 6617, CO 7717, COS 95255, COS 767 और COH 99 का उपयोग करें। बीजों उपचार हेतु 0.1% कार्बेनाडिज्म का उपयोग करें। 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघा की दर से बीजू गन्ने की बुआई करें। बिजाई हेतु गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग काम में ले और बिजाई 75 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में सिरे से सिरा मिलाकर या आंख मिलाकर टुकड़ों को 12 सेंटीमीटर गहराई पर बोएं।
गन्ने के बीजोपचार हेतु गन्ने के टुकड़ों का 3% एगलाल या एरीटोन की 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 5 से 10 मिनट डुबोकर बुआई करें। यदि खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो मिथाइल पेरोथियान चूर्ण 6 किलो प्रति बीघा की दर से जुताई के समय मिट्टी में मिलाकर दें। किन्नौ बाग की साफ सफाई एवं काट छांट के बाद नाइट्रोजन मार्च में अवश्य दें। जिन बागों में फाइटोप्थोरा रोग का प्रकोप अधिक रहता है उसमें 60 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति पौधे की दर से जड़ों के समीप खोदी करके मिलाकर पानी लगा दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उदयपुरिया, जिला जयपुर के कृषक रामचंद्र यादव ने। ये पशुओं से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामचंद्र यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। दूध आप सभी जानते हैं कि दूध बहुत ही पौष्टिक चीज़ है। किसान भाइयों, ये दूध जो है उसी तरह से बैक्टीरिया विषाणु जितने भी हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा जगह होता है, तो वो आसानी से उसमें पनप सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने दूध को जो भी उत्पादन करें उसका स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यकता है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जहाँ पर जानवर को रख रहे हैं उस जानवर को रखने की जगह को अच्छी तरह से सफाई उसकी होनी ज़रूरी है। आप अगर फर्श पक्का है आपका तो निश्चित रूप से उसको वॉश करें, धोएं, और धोने में आप उसमें डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करें, आप उसमें फिनाइल वगैरह का भी इस्तेमाल करें। मक्खी का प्रकोप है वो कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं उस जगह को बिल्कुल साफ रखना है। और तीसरी जो चीज़ है, गाय दूहने के पहले गाय की सफाई बहुत ज़रूरी है। आप निश्चित रूप से अगर संभव नहीं है कि हम उसको पूरा नहला सकें, अगर पूरा नहला के अगर दूध दुहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं संभव है तो कम से कम पिछला पोर्शन जो गाय का जो पिछला पोर्शन है उसको बढ़िया से आप उसको धोएं। और धोने में आप अगर इसको किसी भी तरह से केवल सिंपल भी धो रहे हैं तो आप उसको धो लें। और थन में पोटासियम परमैंगनेट ये एक जो सोल्यूशन आता है वो ज़रूर रखें। पोटासियम परमैंगनेट से धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नहीं तो एक छोटे से कपड़ा में, रुमाल में आप रख के और उसमें पोटासियम परमैंगनेट से पोंछ दें थन को। तो ये धोने से आपका जो किसी तरह का कीटाणु जो होता है, किसी तरह का जीवाणु जो होता है उस पर आप कार पा सकते हैं और दूध जो होगा वो स्वच्छ होगा। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दुहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि गांव में आप दूध नहीं दूहते हैं, एक कोई ग्वाला होता है जो कि दूध यहाँ भी दूहा वहाँ भी दूहा, दूसरे जगह की गंदगी को लेके आ गया, दूसरे जगह की कोई बीमारी है उसको लेके चला आया। आपके जानवर में बीमारी फैलाने का भी काम कभी कभी करते हैं, दूसरे जगह से बीमारी लेके आया और यहाँ फैला दिए। इसलिए जब भी दूधिया आपके पास आते हैं दूध दूहने के लिए तो उनकी सफाई बहुत ही ज़रूरी है। आप आएँ और डिटॉल अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो वो डिटॉल से हाथ धोने के लिए वो सबसे बढ़िया होता है। वो उसके बाद वो दूध दूहने के लिए जाएं। और दूध दूहने में भी जो उनका जो ये है कि बहुत तेज़ी से वो दूध दूहने के चक्कर में वो नकलिंग करते हैं और उसमें वो अंगूठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अंगूठे का इस्तेमाल अगर करेंगे तो
उसके प्रेशर से क्या होता है कि गाय में थनैला बीमारी हो सकती है, और थनैला बीमारी अगर हो जाएगी तो फिर वो जानवर का दूध पीने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि दूध दूहने वाले जो हैं वो हमेशा जो दूध को है वो इस तरह से फुल हैंड मिल्किंग इसको बोलते हैं कि पूरे हाथ का इस्तेमाल करके उसको दूहना है। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दूहना चाहिए, क्योंकि अगर गुंबदकार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें गंदगी, बाहर की गंदगी कम से कम गिरेगी। और दूसरा ये है कि दूध दूहने के लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस बर्तन को साफ रहना जरूरी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरी जो अहम जो चीज़ है जिसको कि आपको ध्यान रखना है कि दूध बहुत जल्दी खराब होने वाला चीज़ है। अगर आप दूध को बहुत लंबे समय पर रखेंगे तो वो गर्मी वो झेल ही नहीं पाता है, उसमें तुरंत खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि उसको जल्दी से जल्दी या तो उसको डिस्पोजअप कर दें, या अगर नहीं डिस्पोजअप कर सकते हैं तुरंत तो उसको ठंडा करके रखें। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। इन सब चीज़ पर हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, और अभी स्वच्छ दूध उत्पादन पर जो बात हुई, हमें निश्चित रूप से ध्यान है कि आप इसको ध्यान रखेंगे और स्वच्छ दूध उत्पादन रखेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे, और आपने जो भी आपके दूध पीने वाले जो हैं उनको भी आप किसी भी तरह से बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार भाई। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।